नमस्कार मित्रों, ललित कला मंच यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए हम आपको आज बताते हैं कला के कितने अंग होते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम हम कुछ और बातें जान लेते हैं। भरत मुनि द्वारा कामसूत्र की रचना की गई और कामसूत्र के तीसरे अध्याय में 64 कलाओं का वर्णन किया गया, जिसमें चित्रकला को चौथा स्थान दिया गया और कामसूत्र में कला को आलेख्य के रूप में, किस रूप में? आलेख्य, आलेख्यम कहा गया। ठीक है। तो कामसूत्र की रचना किसने की? भरत मुनि ने। और कामसूत्र में 64 कलाओं का वर्णन किया गया। कामसूत्र के तृतीय अध्याय में 64 कलाओं का वर्णन किया गया और कला को आलेख्यम कहा गया या आलेख्य कहा गया। और उसी तृतीय अध्याय की टीका करते हुए यशोधर पंडित जी ने, किसी कामसूत्र की टीका करते हुए यशोधर पंडित जी ने जयमंगला में, यानी जयमंगला की रचना किसने की? यशोधर पंडित जी ने। तो उसमें उन्होंने इन 6 कला के अंगों का वर्णन किया है, जिसमें यही श्लोक है, रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्योजनम सादृश्य वर्णिका भंगा इति चित्र खडंगकम। तो इसमें आपको पहला रूप भेद से तात्पर्य है रूपों की भिन्नता। यानी यदि आप मानव आकृति बना रहे हैं तो उसमें यदि बालक है तो उसे बालक का रूप देना, महिला है तो महिला का रूप देना, पुरुष है तो पुरुष का रूप देना, यानी रूपों की भिन्नता दिखाई देना चाहिए। पशु पक्षियों में कौन सा पशु बना रहे हैं, कौन सा पक्षी बना रहे हैं, इससे तात्पर्य रूप भेद से है। दूसरा है प्रमाण। प्रमाण से तात्पर्य है चित्र की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई से, यानी चित्र का सही अनुपात, नाप एवं बनावट। इससे क्या होता है? चित्र का हम सही स्थान सुनिश्चित करते हैं। उदाहरण के लिए किसी एक क्लास में बच्चों से कह दीजिए कि सुराही और गिलास का चित्रांकन करें, तो उस चित्रांकन में आप देखेंगे कि ज़्यादातर बच्चे सुराही और गिलास को एक ही अनुपात में बना दिए, यानी दोनों का आकार क्या है? एक ही है, और यह अनुपात गलत है, यानी इसमें प्रमाण का एक भी ध्यान नहीं दिया गया, जबकि सुराही से गिलास को छोटा होना चाहिए था। तो यह प्रमाण का एक उदाहरण है। इसी प्रकार जैसे किसी साधारण मानव की आकृति और किसी बालक की आकृति और किसी हीरो में कह दीजिए जैसे राम, और किसी राक्षस यानी जैसे रावण, इनकी आकृतियों में भिन्नता होनी चाहिए। क्रमशः जो बालक होगा वो छोटा होगा, साधारण मानव और बड़ा होगा, और राम उससे बड़े और राक्षस और बड़ा, आकार में, अनुपात में भयानक दिखाया जाएगा राक्षस। तीसरा है भाव। भाव के द्वारा व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं की अभिव्यक्ति की जाती है, जिसे हम रस के रूपों में प्रदर्शित करते हैं, या हम कह सकते हैं व्यक्ति की आंतरिक सुंदरता का चित्रांकन करना। जैसे कोई व्यक्ति यदि दुखी है तो उसके चेहरे पे दुख का भाव आना चाहिए, यानी चित्र में स्पष्ट हो कि आकृति क्या प्रदर्शित कर रही है। दुख, सुख, भय, वियोग, संयोग इत्यादि किसी भी प्रकार की रस की उत्पत्ति के लिए चेहरे पे विशेष भाव आना चाहिए, उस भाव से ही चित्र पर जान आती है। चौथा है लावण्य योजना। लावण्य योजना से तात्पर्य है चित्र के
बाह्य सौंदर्य से। बाह्य सौंदर्य से ही चित्र दर्शक को अपनी ओर आकर्षित करता है, अतः चित्र में लावण्य योजना का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि चित्र आप कितना भी अच्छा बनाएं, यदि बाह्य सौंदर्यता किसी चित्र में नहीं है तो वह दर्शक को अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगी। इसके बाद है पांचवा सादृश्य। सादृश्य यानी सादृश्य, जैसा दिखाई दे। कैसा? जैसा चित्र दिखाई दे वैसा ही बना देना, यह सादृश्य कहलाता है। जैसा आपको चित्र दिखाई दे रहा हो उसका हूबहू वैसा ही चित्रांकन कर देना सादृश्य कहलाता है। अगला है वर्णिका भंग। वर्णिका भंग यानी वर्ण, रंगों का। वर्ण यानी रंग, तो रंगों की विभिन्नता कैसे प्रकट होगी, किस रंग को कहाँ समावेशित करना है, कौन सा रंग क्या प्रदर्शित करता है, इस रंग का क्या महत्व है, कहाँ गहरा और कहाँ हल्का रंग का प्रयोग करना है। इस तरह से आपने अभी कला के 6 अंगों को पढ़ा। आइए एक बार देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न कहाँ से बनते हैं। तो कला के कितने अंग हैं? कला के 6 अंग हैं। इन कला के 6 अंगों का वर्णन किस पुस्तक में है? तो जयमंगला में है। जयमंगला के रचनाकार कौन है? तो यशोधर पंडित जी हैं। यशोधर पंडित जी ने किसकी टीका की है? तो कामसूत्र की टीका की है। कामसूत्र की रचना किसने की है? तो वात्स्यायन मुनि ने की है। और वात्स्यायन मुनि जी ने कामसूत्र में कितनी कलाओं का वर्णन किया है? तो 64 कलाओं का वर्णन किया है। चित्रकला को किस नंबर पे रखा है? तो चौथे नंबर पे रखा है। चित्रकला को किस नाम से पुकारा है? आलेख्यम से। इस तरह से अनेक प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं। धन्यवाद।